नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि आप सभी को मालूम है कि 71st बीपीएससी का नोटिफिकेशन आ चुका है, जिसका एग्ज़ाम आपका सितंबर के फर्स्ट वीक में होने वाली है। तो इसी को लेकर हम लोग बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा के लिए खान ग्लोबल स्टडीज़ यानी खान सर का एक बहुत बढ़िया प्रैक्टिस सेट बुक लेकर आए हैं, जो कि आपको प्रारंभिक एक परीक्षा के लिए काफ़ी उपयोगी है। तो यह जो प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है वो नए परीक्षा प्रारूप पर आधारित है और जो है सभी प्रश्नों का जो है संक्षिप्त एवं सारगर्भित नवीन तथ्यों पर आधारित व्याख्या सहित दिया हुआ है। तो ये देखिए आपका खान सर बिहार केसरी का यह बुक जो है आपका इस वीडियो के माध्यम से सेट नंबर 2 को हम लोग कवर करने वाले हैं। इससे पहले सेट नंबर 1 को हम लोग पिछले वाले वीडियो में कवर कर चुके हैं। तो आप हमारे चैनल स्टडी लूप को विजिट कीजिए, वहाँ प्लेलिस्ट बना हुआ है बीपीएससी 71st प्रैक्टिस सेट करके, वहाँ से आप जो है प्रैक्टिस सेट 1, 2 सभी को प्राप्त कर सकते हैं और भी सभी पब्लिकेशन का वहाँ प्रैक्टिस सेट आपको अवेलेबल होगा। क्योंकि आप जानते हैं किसी भी एग्ज़ाम में जो है प्रैक्टिस सेट टेस्ट सीरीज का अपना अलग ही महत्व होता है। टेस्ट सीरीज से आप जो है अपना तैयारी का जो है अनुमान लगा सकते हैं कि आप कितनी तैयारी किए हैं। तो चलिए प्रैक्टिस सेट नंबर 2 का आपका पहला नंबर का प्रश्न क्या है। हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था। तो हुगली को जो अड्डा बनाया था समुद्री लूटपाट के लिए वो बनाया था पुर्तगालियों ने। लेकिन यह 4 ऑप्शन दिया है, फ्रांसवादियों, डेनमार्क वासियों या अंग्रेजों। तो ये सभी जो है आपका गलत ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए पुर्तगालियों ने इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और पुर्तगाली का जो है बस्ती का स्थापना किसने किया था, वो है पुर्तगाली गवर्नर नीनो डी कुन्हा के द्वारा। और 1632 ईस्वी में जो मुग़ल बादशाह शाहजहां ने हुगली में पुर्तगाली बस्तियों को पूरी तरह से नष्ट कर दिया और पुर्तगाली निवासी को बंदी बना लिया। तो ये सभी जो है आपके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है पुर्तगालियों से संबंधित। तो आपका देखिए व्याख्या दिया हुआ है। तो पहला प्रश्न का आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। हम लोग सभी प्रश्नों को इसी प्रकार जो है व्याख्या सहित पढ़ते जाएंगे, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यह काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दूसरा है कि 18वें सहस्त्रक में भारत में लड़े गए युद्धों का निम्नलिखित में से कौन सा जो है कालानुक्रम सही है। तो कालानुक्रम कौन सा सही है, तो सबसे पहले जो है अंबार का युद्ध लड़ा गया था, वो कब लड़ा गया था 1749 ईस्वी में। दूसरा जो है प्लासी का युद्ध लड़ा गया था, वो कब लड़ा गया था 1757 ईस्वी में। तीसरा जो है वांडीवास का युद्ध लड़ा गया था, जो कि 1760 ईस्वी में। और लास्ट जो बचा बक्सर का युद्ध, जो कि 1764 ईस्वी में। तो इस प्रकार 1749, 1757, 1760 और 1764 इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दूसरा नंबर का प्रश्न का। नेक्स्ट है देखिए आपका ये व्याख्या दिया हुआ है कि अंबार युद्ध जो है 1749 ईस्वी में लड़ा गया, जो कि मुजफ्फरगंज, चंदा साहब तथा फ्रांसीसियों के संयुक्त सेनाओं ने वेल्लूर के समीप अंबर नामक स्थान पर कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन को पराजित कर मार डाला था। और जो 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था वो सिराजुद्दौला और क्लाइव के बीच हुआ था। और बांडीवास का जो 1760 में युद्ध हुआ था वो अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच हुआ था। और बक्सर का युद्ध जो 1764 में हुआ था वो बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब सिराजुद्दौला और मुगल शासक शाह आलम द्वितीय का जो संयुक्त सेना था वो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ा था। तो ये सभी जो है आपका अंबर, प्लासी, वांडीवास और बक्सर के युद्ध से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट्स से व्याख्या सहित दिया हुआ है। तीसरा नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और स्टेटमेंट पहला क्या दिया हुआ है और कौन सा सही है वो आपको बताना है। तो पानीपत के तृतीय युद्ध में अहमद शाह अब्दाली ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया। तो जी नहीं दोस्तों, जो पानीपत का तृतीय युद्ध था वो अहमद शाह अब्दाली और मराठा सेनापति सदाशिवराव भाऊ के बीच हुआ था, जो कि जनवरी 1761 को वर्तमान के पानीपत के मैदान में हुआ था। तो आपका ऑप्शन नंबर ए तो आपका गलत हो जाएगा एक। दूसरा है आपका कि तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में जो है टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई थी। तो जी नहीं दोस्तों, टीपू सुल्तान की जो मृत्यु जो है वो तृतीय मैसूर युद्ध जो है 1790 से 1792 ईस्वी तक लड़ा गया था। सो इसमें ये भी आपका ऑप्शन जो है गलत हो जाएगा, कथन नंबर 2। तीसरा है कि प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला की पराजय के लिए मीर जाफर ने अंग्रेजों से मिलकर संयंत्र रचा था। तो जी दोस्तों यह स्टेटमेंट सही है। तो तीसरा का जो है तीसरा स्टेटमेंट सिर्फ सही होगा, तो केवल 3 यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका चौथा नंबर का प्रश्न कि लॉर्ड विलेजली द्वारा लागू की गई सहायक संधि व्यवस्था के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन लागू नहीं होता है। तो पहला कथन क्या है, लॉर्ड विलेजली द्वारा लागू किया गया सहायक संधि व्यवस्था के बारे में कि दूसरों के खर्च पर एक बड़ी सेना बनाए रखना, यह आपका तो लागू होता है। भारत को नेपोलियन के खतरे से सुरक्षित रखना, यह भी सही है। कंपनी के लिए एक नियत आय का प्रबंध करना, यह जो है आपका कथन लागू नहीं होता सहायक संधि व्यवस्था के बारे में।
और भारतीय रियासत के ऊपर जो है ब्रिटिश सर्वोच्चता स्थापित करना, ये भी आपका सही है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कि कथन लागू नहीं होता है लॉर्ड वेलेस्ली के सहायक संधि व्यवस्था के बारे में। तो 4 का आपका सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है 5 नंबर का आपका कि शब्द जो है इंपीरियल प्रेफरेंस का प्रयोग किया जाता था। तो शब्द जो है इंपीरियल प्रेफरेंस इसका प्रयोग किया जाता था आपका भारत में ब्रिटिश आयातों पर दी गई विशेष रियायतों के लिए। सो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जो इंपीरियल प्रेफरेंस शब्द है इसका प्रयोग भारत में ब्रिटिश आयात पर दी गई विशेष रियायतों के लिए किया जाता था, ये आपका दिया हुआ है। तो ये आपका व्याख्या सहित, अगर आपको और व्याख्या सहित ये सभी जो आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम का लिंक जो है आपके इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप ये पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं, जो कि आपको एग्ज़ाम की तैयारी के लिए काफ़ी सहायक होगा। तो 6ठा नंबर का प्रश्न देखिए कि निम्न में से कौन सा एक क्षेत्र जो है 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था। तो झांसी तो प्रभावित था, जगदीशपुर भी प्रभावित था और लखनऊ भी प्रभावित था। झांसी से कौन, रानी लक्ष्मीबाई लड़ी थी, जगदीशपुर से कौन आपके लड़े थे, वीर कुंवर सिंह, और लखनऊ भी आपके प्रभावित था, लेकिन जो है चित्तौड़ जो है इससे प्रभावित नहीं था। सो ऑप्शन नंबर इसका जो है बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए लिखा हुआ है 1857 के विद्रोह में झांसी, जगदीशपुर, लखनऊ प्रभावित थे, केंद्र थे, लेकिन चित्तौड़ प्रभावित नहीं था। 10 मई 1857 को मेरठ से 1857 क्रांति की शुरुआत हुई और क्रांति की योजना बिठूर में नाना साहेब एवं अजीमुल्ला द्वारा की गई थी। तो ऑप्शन नंबर बी 6 का यह राइट आंसर हो जाएगा। 7 नंबर है कि जनजातीय लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग किया था। तो आदिवासी शब्द का प्रयोग जो है वो किसने किया था, वो ठक्कर बापा ने किया था जनजातीय लोगों के संबंध में। सो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ठक्कर बापा ने गुजरात में जनजातीय लोगों के उद्धार के लिए कार्य किया है और इन्होंने भारतीय संविधान सभा में सदस्य की भूमिका निभाई है, किसने, ठक्कर बापा ने। सो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है 7 नंबर के प्रश्न का। 8वां नंबर का प्रश्न देखिए क्या है, निम्नलिखित अंग्रेजों में से कौन था जिसने सर्वप्रथम भागवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। तो अंग्रेज कौन था दोस्तों, फटाफट कमेंट में आंसर दीजिए। उसका नाम है चार्ल्स विल्किंसन। सो चार्ल्स विल्किंसन यानी कि ऑप्शन नंबर इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और चार्ल्स विल्किंसन ने सर्वप्रथम भागवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया, जिसकी प्रस्तावना स्वयं वारेन हेस्टिंग ने लिखी है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 9वां नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक जर्नल जो है अबुल कलाम आज़ाद द्वारा प्रकाशित है। कौन सा जर्नल है, वो अबुल कलाम आज़ाद द्वारा जो प्रकाशित जर्नल का नाम है वो है अल हिलाल। अल हिलाल यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अबुल कलाम आज़ाद ने 1912 में उर्दू साप्ताहिक अल हिलाल का प्रकाशन प्रारंभ किया था और इस पत्रिका का उद्देश्य था भारतीय मुस्लिम का आज़ादी के आंदोलन में शामिल होने के लिए प्रेरित करना। और 1914 में जो है अल हिलाल पर प्रेस एक्ट के तहत प्रतिबंध लगा दिया गया था। कब, 1914 ईस्वी में। 12 में स्टार्ट किए और 14 में जो है इस पर प्रतिबंध लग गया। सो सिर्फ ये 2 वर्ष के लिए जो है यह प्रकाशन हुआ था। नेक्स्ट है आपका 9वां के बाद 10वां नंबर का प्रश्न कि ब्रह्म समाज के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही है, वो आपको बताना है। तो ब्रह्म समाज के बारे में जो है आपका कथन देखिए, पहला है कि इसने जो है मूर्ति पूजा का विरोध किया, तो ये आपका कथन सही है। नेक्स्ट है इसने जो है धार्मिक ग्रंथों की व्याख्या के लिए इसने पुरोहितों वर्ग को अस्वीकारा, तो ये भी ब्रह्म समाज के बारे में सही है। तो एक कथन सही है और दूसरा कथन भी सही है। इसने इस सिद्धांत का प्रचार किया कि वेद त्रुटिहीन है, तो यह कथन गलत है। तो पहला और दूसरा जो है स्टेटमेंट जो है ब्रह्म समाज के बारे में सही है। तो केवल 1 और 2 ऑप्शन नंबर बी इसका 10वां का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 11 नंबर का प्रश्न क्या है कि कृषक से एकत्रित भूमि जो है राजस्व को किस रूप में जाना जाता है। तो कृषक से जो एकत्रित भूमि राजस्व है उसे जो है रैयतवाड़ी व्यवस्था के नाम से जाना जाता है। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। और सर्वप्रथम जो है रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत जो है मद्रास में हुआ था और इसकी शुरुआत जो है मद्रास के तत्कालीन गवर्नर टॉमस मुर्नो ने किया था। और इस व्यवस्था के तहत जो है किसानों को भूमि का मालिकाना हक प्रदान किया गया और इस व्यवस्था में भू राजस्व का निर्धारण जो है भूमि के क्षेत्रफल के आधार पर किया गया था। सो रैयतवाड़ी व्यवस्था आपका एकत्र भूमि राजस्व को रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट है 12 नंबर का प्रश्न कि वह अरब जनरल कौन था जिसने 1711 एडी में सिंध पर विजय प्राप्त की और खलीफा के शासन क्षेत्र के एक भाग के रूप में उस पर कब्जा कर लिया। तो उसका नाम था मोहम्मद बिन कासिम, जो है 15वां आक्रमण के समय 1711 ईस्वी में भारत सिंध पर विजय प्राप्त की और इसी के साथ भारत में इस्लाम धर्म का वह आगमन किया। और मोहम्मद बिन कासिम ने रावण के युद्ध में सिंध प्रांत के शासक जो है दाहिर को पराजित कर सिंध व मुल्तान पर अधिकार स्थापित कर लिया था। सो मोहम्मद बिन कासिम, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 12 नंबर के प्रश्न का। 13 नंबर का प्रश्न देखिए क्या है कि भारत में पहली रेलवे लाइन का परिचालन किस वर्ष में किया गया था। तो भारत में पहली बार जो है रेलवे लाइन का परिचालन किया गया था 1853 ईस्वी में। तो 1853 ईस्वी, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 1853। और जो है 1853 में जो है मुंबई से थाने के मध्य जो है यह रेलवे लाइन का संचालन हुआ था और उस समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी थे। लॉर्ड डलहौजी द्वारा और कुछ काम किया गया जैसे सामाजिक सुधार, सिंचाई व्यवस्था, सैन्य सुधार, निर्भवन ये क्या कहते हैं, उसके बाद क्या है आपका सार्वजनिक निर्माण कार्य, शिक्षा में सुधार, रेल तार एवं डाकघर की स्थापना, ये सभी जो है किनके द्वारा किया गया है, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। सो ऑप्शन नंबर इसका जो है सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 1853। नेक्स्ट है भारत में साइमन कमीशन किस वर्ष आया था। तो भारत में साइमन कमीशन जो है 1928 ईस्वी में आया था। तो 1928 इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और भारत शासन अधिनियम जो है 1919 की समीक्षा के लिए भारत में वर्ष 1928 में साइमन कमीशन भेजा गया और साइमन कमीशन में कुल 7 सदस्य थे जिसके अध्यक्ष जो है सर जॉन साइमन थे। और इसका भारत में विरोध हुआ क्योंकि इसमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं था, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। 15 नंबर है कि 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने किया। तो अखिल भारतीय हरिजन संघ का स्थापना जो है महात्मा गांधी ने किया था, जो कि 1932 ईस्वी में। तो महात्मा गांधी इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। और महात्मा गांधी जो है 1933 में हरिजन नामक जो है साप्ताहिक पत्रिका का भी प्रकाशन किया था, वो 1933 ईस्वी में। नेक्स्ट है आपका 16 नंबर की रेशम बुनकरों की श्रेणी की जानकारी निम्नलिखित किस शिलालेख से मिलती है। तो उसका नाम है दसपुर शिलालेख, जिसमें जो है रेशम बुनकरों के श्रेणी की जानकारी मिलती है। सो ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा दसपुर शिलालेख। नेक्स्ट है 16 के बाद 17 नंबर के सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई। तो सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक का जो मृत्यु है वो चौगान की क्रीड़ा के दौरान अश्व से गिरने के पश्चात मृत्यु हो गई, यानी कि घोड़े से वो गिर गए चौगान खेलते के समय। सो ऑप्शन नंबर डी या करेक्ट आंसर हो जाएगा। और कुतुबुद्दीन ऐबक जो है 1206 ईस्वी में मोहम्मद गौरी के बाद जो है वो दिल्ली के सिंहासन पर बैठा और वो गुलाम वंश का स्थापना किया। सो ऑप्शन नंबर इसका जो है डी करेक्ट आंसर है। चौगान खेलते समय जो है घोड़े से गिरते समय मृत्यु हो गई घोड़े के गिरने के कारण। नेक्स्ट है 18 नंबर की दिल्ली के किस सुल्तान ने सिकंदर सानी की मनुपाधि धारण किया था। तो सिकंदर सानी का जो है मनुपाधि वह अलाउद्दीन खिलजी ने धारण किया था। तो वह दिल्ली सुल्तान का पहला जो सल्तनत का पहला सुल्तान था जिसने धर्म पर राज का नियंत्रण स्थापित किया। अलाउद्दीन ने इस संदर्भ में बलबन के विचार को पुनर्जीवित किया और उसने सिकंदर सानी की उपाधि धारण की है और उसने अपने सिक्कों पर अंकित करवाया। क्या अंकित करवाया? उपाधि धारण की और उसने अपने सिक्कों पर अंकित करवाया था। सो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है 18 नंबर के प्रश्न का। 19 नंबर है कि मध्यकालीन यात्री एवं लेखक इब्न बतूता किस देश का निवासी था। तो इब्न बतूता जो है वो मोरक्को का निवासी था। हम लोग सभी जानते हैं मोरक्को का, जो कि मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। सो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। ये देखिए आपका मोहम्मद बिन तुगलक के काल में भारत आया। इब्न बतूता अरब यात्री, विद्वान तथा लेखक था। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। 20वां नंबर है कि सन 1565 ईस्वी में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ था। तो सन 1565 ईस्वी में जो है तालीकोटा का प्रसिद्ध युद्ध हुआ था। तो तालीकोटा यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जो है आपका दक्कन के सल्तनत और विजयनगर जो है साम्राज्य उसके बीच यह युद्ध जो है लड़ा गया था, तालीकोटा का युद्ध। सो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है 20 नंबर के प्रश्न का। 21वां नंबर का प्रश्न देखिए क्या है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए और दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन क्या दिया हुआ है? कथन दिया हुआ है एक कि विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय ने अमुक्तमाल्यद ग्रंथ की रचना की।
और कथन 2 दिया हुआ है कि कृष्णदेव राय को आंध्र भोज के नाम से भी जाना जाता है। और कथन 3 दिया हुआ है कि उनके दरबार को है अलसानी पेडुना नामक राजकवि सुशोभित करता था, जो संस्कृत एवं तमिल दोनों भाषा का ज्ञाता था। तो आपका कथन 1 भी सही है, कथन 2 भी सही है और कथन 3 भी सही है। तो सभी तीनों कथन सही है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 22 नंबर के उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था। तो पशुपालन का प्रारंभ जो हुआ था वो मध्यपाषाण काल में हुआ था। तो मध्यपाषाण काल यानी ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका मध्यपाषाण काल जो है उसको हम लोग क्या कहते हैं, मेसोलिथिक पीरियड या फिर लेट स्टोन एज, जो कि 1000 ईसा पूर्व से लेकर 10 ईसा पूर्व तक होता है। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर है। ये है आपका उससे रिलेटेड कुछ व्याख्या। 23 नंबर है निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का जो है हड़प्पा संस्कृति पर पाई मुहर और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण यानी कि रिप्रेजेंटेशन नहीं हुआ है। तो उसका नाम है गाय। गाय का जो है रिप्रेजेंटेशन नहीं हुआ है। सो गाय यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी आपका हाथी का हुआ है, गेंडा का हुआ, बाघ का हुआ है। नेक्स्ट 22 के बाद 23 नंबर के अष्टांग मार्ग की संकल्पना अंग है। तो अष्टांग मार्ग का जो संकल्पना अंग है वो है आपका धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र की विषय वस्तु का, यही है अष्टांग मार्ग की संकल्पना अंग। सो ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा 24 नंबर के प्रश्न का। 25 नंबर है निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म जो है सही सुमेलित नहीं है। एक है तीर्थंकर और दूसरा तरफ है निर्वाण स्थल दिया हुआ है। तो ऋषभनाथ का जो है निर्वाण स्थल अष्टापद है, ये सही है। वासुपुज का जो है समेध शिखर है, ये गलत है आपका। निम्नीनाथ का उज्जयंत है आपका निर्वाण स्थल, ये भी सही है। और भगवान महावीर का पावापुरी आपका है निर्वाण स्थल, ये भी सही है। तो जो सही सुमिलित नहीं है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। तो 25 का बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 26 नंबर का प्रश्न, देखिए क्या है। और एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैत शासन भारत में लागू किया गया था। तो वो लागू किया गया था 1935 के अधिनियम के द्वारा। तो 1935 के अधिनियम यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैत शासन भारत में लागू किया गया था। नेक्स्ट है आपका 26 के बाद 27 नंबर का प्रश्न, भारत सरकार अधिनियम 1935 के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करें और कौन सा कथन सही है वो आपको बताना है। तो है आपका इसने जो है 3 प्रांत बम्बई, बंगाल और बिहार में द्विसदनात्मक व्यवस्था की शुरुआत की है। तो इसने जो 11 में से 6 प्रांत में शुरुआत किया था, कितने 6 प्रांत में। तो ये आपका ये गलत हो जाएगा। इसने भारतीय परिषद को समाप्त कर जो भारत सरकार अधिनियम 1858 द्वारा स्थापित की गई थी तो समाप्त किया, कौन सा, ये आपका सही है। इसने प्रांतीय लोक सेवा आयोग की स्थापना किया, ये भी स्टेटमेंट सही है भारत सरकार अधिनियम 1935 के संदर्भ में। तो केवल 2 और 3 सही है। सो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि इसने 3 प्रांत में नहीं बल्कि 6 प्रांत में जो है द्विसदनात्मक व्यवस्था की शुरुआत किया, जो कि आपका कौन सा है। पहला आपका बंगाल है, दूसरा बम्बई है, तीसरा मद्रास है, चौथा बिहार है, पाँचवा असम है और छठा जो है संयुक्त प्रांत है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 28 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है संविधान सभा के विषय में सत्य नहीं है, यानी कि कौन सा जो है वो फॉल्स है, वो आपको बताना है। ठीक है, सत्य नहीं है। तो जो फॉल्स है वो है आपका वह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं था। तो मताधिकार पर आधारित नहीं था, यह सही है। वह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी, ये आपका गलत है। वह बहुदलीय निकाय था, ये भी आपका गलत है। और उसने जो है अनेक समितियों के माध्यम से कार्य किया, ये आपका सही है। तो आपका 1 और 4 सही है, 2 और 3 गलत है। सो ऑप्शन नंबर इसका जो है बी करेक्ट आंसर होगा, 2 और 3, जो कि आपका संविधान सभा के विषय में सत्य नहीं है। ठीक, 28 के बाद 29 नंबर का प्रश्न देखिए। 29 नंबर है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर चुनिए। ठीक है, तो मूल अधिकार, तो मूल अधिकार भारत के संविधान लक्षण और किस देश से गृहीत है, ये दिया हुआ है। तो मूल अधिकार जो है आपका वो लिया हुआ है यूएसए से, तो एक आपका 2 हो जाएगा। शासन की जो है संसदीय प्रणाली वो है यूके से लिया हुआ है, इंग्लिश ऑप्शन नंबर इसका है आपका बी का 1 हो जाएगा। आपात जो है उपबंधता वो कनाडा से वो जर्मनी से लिया हुआ है, तो 4 हो जाएगा। और डी जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व वो आयरलैंड से लिया हुआ है,
यानी कि आपका डी का 3 हो जाएगा। तो ए का आपका 2 है, बी का आपका 1 है, सी का 4 है और डी का 3 है। सो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन नंबर सी। 29 के बाद 30 नंबर का प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सा जो है अमेरिका से उधार ली गई है। तो अमेरिका से उधार कौन कौन सा ली गई है, तो देखिए आप संविधान की प्रस्तावना जो अमेरिका से उधार ली गई है, संसदीय विशेषाधिकार नहीं ली गई है, संसदीय सरकार भी नहीं ली गई है और राष्ट्रपति का महाभियोग लिया गया है और संविधान की प्रस्तावना जो है अमेरिका से उधार लिया गया है। सो 1 और 4 इसका राइट आंसर होगा। तो 1 और 4 जो है केवल ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका 30वां नंबर का प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है 31 नंबर का प्रश्न देखते हैं। 31 है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और जो है सही कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। एक तरफ है संविधान का अनुच्छेद और दूसरा है अंतर्वस्तु। तो पहला है आपका कि अनुच्छेद 54 जो है किससे संबंधित है, वो है भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन से। अनुच्छेद 75 किससे संबंधित है, वो है प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति से। अनुच्छेद 155 किससे संबंधित है, वह राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति से। और लास्ट बचा अनुच्छेद 164 किससे संबंधित है, वह राज्य के मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति से। तो आपका ए, बी और सी और डी ठीक उसी प्रकार से मिलान है जिस प्रकार से क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो ए का ए, 2 का बी, 3 का सी और डी का 4 इसका राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 31 का। नेक्स्ट है 32 नंबर का प्रश्न, देखते हैं क्या है। 32 नंबर का प्रश्न है आपका, भारत में अध्यक्ष यानी कि स्पीकर और उपाध्यक्ष यानी कि डिप्टी स्पीकर का जो पद है वो किस प्रावधान के तहत जो है सृजित हुए हैं। तो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का जो पद है वो प्रावधान है भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत सृजित हुए हैं। सो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। भारत में वर्ष 1921 में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद का सृजन सरकार अधिनियम 1919 यानी मॉन्टेग्यू चेसफोर्ड सुधार के प्रावधानों के अंतर्गत किया गया था। सो ऑप्शन नंबर सी इसका 32 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 33 नंबर का प्रश्न, देखते हैं कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। तो राष्ट्रपति के द्वारा जो है राज्यसभा में वो 12 सदस्य जो है मनोनीत किए जाते हैं। सो 12 सदस्य यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 80 में जो है राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितना होना चाहिए, 250 निर्धारित की गई है, जिसमें 12 जो है राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत होते हैं और 238 जो है राज्यों की ओर संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधि होते हैं। तो 12 इसका 33 का राइट आंसर होगा, जो कि राज्यसभा में 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जा सकते हैं। 34 नंबर है कि निम्नलिखित में से किस विषय में संसद के भारतीय संविधान के अनुसार कानून की व्यापक शक्तियाँ प्रदत्त है। तो किस विषय में, वो है आपका बैंकिंग के विषय में। बैंकिंग के विषय में जो है संसद के भारतीय संविधान के अनुसार कानून की व्यापक शक्ति प्रदान है। सो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, बैंकिंग। भारत का संविधान अनुच्छेद 353 जो है संसद को राज्य सूची पर विषय पर कानून बनाने का अधिकार देता है, जैसे बैंकिंग। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका 34 का राइट आंसर है। 35 है कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण यानी कि शॉर्ट फॉर्म में APEDA किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो यह जो है वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आता है। सो ऑप्शन नंबर बी ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 35 नंबर के प्रश्न का। नेक्स्ट है 36 नंबर का प्रश्न कि नीति आयोग द्वारा चलाए जा रहे हैं आकांक्षी जिला कार्यक्रम। कौन सा आकांक्षी जिला कार्यक्रम के अंतर्गत यूपी के कितने जिलों को जून 2021 तक शामिल किया गया है। तो यूपी के टोटल 8 जिलों को जो है जून 2021 तक शामिल किया गया। किसके तहत, वो है आकांक्षी जिला कार्यक्रम। ठीक है, आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तहत यूपी के आपके 8 जिलों को शामिल किया गया है। सो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 36 नंबर प्रश्न का। 37वां नंबर का प्रश्न देखिए कि भारत में शहरी सरकारी बैंकों के क्या है, शहरी सहकारी बैंकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कौन सा कथन सही है यानी कि ट्रू है वो आपको बताना है। ठीक, तो राज्य सरकार द्वारा स्थापित स्थानीय मंडलों द्वारा उनका पर्यवेक्षण एवं विनिमय किया जाता है। तो ये आपका गलत है। वे इक्विटी शेयर और अधिमांत शेयर जारी कर सकते हैं, ये आपका स्टेटमेंट सही है। इन्होंने वर्ष 1966 में एक संशोधन के द्वारा बैंक कार्य विनियमन अधिनियम 1949 के कार्य क्षेत्र में लाया था, ये भी सही है। तो एक आपका गलत है, 2 और 3 दोनों सही है शहरी सहकारी बैंकों के संदर्भ में।
तो केवल 2 और 3 इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 37 नंबर के प्रश्न का। 38 नंबर का प्रश्न देखिए कि ब्लैंक आपका दिया हुआ है खाली स्थान की स्थापना भारत की आतंकवाद रोधी क्षमताओं का समर्थन करने के लिए की गई थी। तो वो किया गया था, किसका स्थापना वो किया गया था, NATGRID इसकी स्थापना, राष्ट्रीय खुफिया ग्रिड की स्थापना जो है इसका स्थापना किया गया था आतंकवाद रोधी क्षमताओं का समर्थन करने के लिए। सो ऑप्शन नंबर इसका जो है बी राइट आंसर हो जाएगा 38 नंबर के प्रश्न का। 38 के बाद 39 नंबर का प्रश्न देखिए क्या है कि फरवरी 2021 में नगोजी ओकोंजो इवेला को विश्व व्यापार संगठन में प्रथम महिला महानिदेशक के रूप में नियुक्ति किया गया है। तो यह महिला निम्नलिखित में से किस राष्ट्र से है? तो नगोजी ओकोंजो इवेला का जो संबंध है वो नाइजीरिया राष्ट्र से है। तो नाइजीरिया यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, नाइजीरिया। नेक्स्ट है आपका 39 के बाद 40 नंबर का प्रश्न कि 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे कम था? तो जो 2011 का जनगणना हुआ था उसके अनुसार जो है अरुणाचल प्रदेश का जो है जनसंख्या घनत्व सबसे कम था। सो अरुणाचल प्रदेश यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें जो है टोटल 17 प्रति व्यक्ति किलोमीटर जनसंख्या घनत्व यानी कि 1 वर्ग किलोमीटर में मात्र 17 व्यक्ति रहते हैं 2011 के जनगणना के अनुसार। और सबसे अधिक कहाँ है? 1106 जो कि बिहार राज्य का जो है जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 41 नंबर है कि बिहार में किसे 2022 में दादा साहेब फाल्के भारतीय टेलीविज़न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो उनका नाम है दोस्तों दीप श्रेष्ठ, जिनको जो है दादा साहेब फाल्के इंडियन टेलीविज़न पुरस्कार से सम्मानित किया है, जो कि पटना के निवासी हैं। सो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 42 नंबर की जन्म दर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो जन्म दर के संबंध में बताना है कौन सा स्टेटमेंट जो है आपका सही है। तो नगरीकरण जन्म दर को कम करने में सहायक है, ये आपका स्टेटमेंट जो है फॉल्स है। नेक्स्ट है आपका उच्च साक्षरता दर का जो है निम्न जन्म दर से सीधा संबंध है, तो ये आपका स्टेटमेंट सही है। तो केवल जो है आपका 2 जो है आपका जन्म दर के संबंध में कथन जो है सही होगा, तो केवल 2 यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। नेक्स्ट है आपका 42 का 43 नंबर निम्नलिखित में से किस संगठन के द्वारा जो है वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2021 जारी किया गया है? उस संगठन का नाम है दोस्तों संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष। इसके द्वारा जो है वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट को जारी किया गया है। सो ऑप्शन नंबर बी 43 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 44 नंबर देखिए कि भारत की स्वतंत्रता के बाद जनजातीय भूमि के संरक्षण के अभाव के लिए निम्नलिखित में से कौन जिम्मेदार थे? तो जनजातीय भूमि के संरक्षण के लिए जो है ऋण प्रशस्तता और गरीबी के कारण साहूकारों के पास भूमि गिरवी रखना जो है भारत की स्वतंत्रता के बाद जो है जनजातीय भूमि के संरक्षण के अभाव के यही जिम्मेदार थे। सो ऑप्शन नंबर ए इसका 44 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 45 नंबर का प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रीय कृषि उच्च शिक्षा परियोजना यानी कि NAHEP क्या है? NAHEP ठीक है, विश्व बैंक और भारत सरकार द्वारा किस अनुपात में वित्त पोषित है? तो NAHEP जो है 50/50 अनुपात की साझा लागत के आधार पर वित्तीय पोषित किया जाएगा। तो 50-50 50-50 के अनुपात से ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 45 का। भारत में किस केंद्र शासित प्रदेश की साक्षरता दर जो है सर्वाधिक है? तो साक्षरता दर सर्वाधिक जो है वो है आपका लक्षद्वीप का। तो लक्षद्वीप यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। 2011 के जनगणना के अनुसार 92.28% जो है साक्षरता दर वाला लक्षद्वीप भारत में सबसे अधिक साक्षरता दर वाला केंद्र शासित प्रदेश है। आयकर एक है, तो आयकर एक क्या है? आयकर जो है एक प्रत्यक्ष कर है आयकर। सो ऑप्शन नंबर इसका जो है बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आयकर जो है आयकर मतलब इनकम टैक्स जो है एक प्रत्यक्ष कर है। 48 नंबर है कि सार्वजनिक निजी भागीदारी यानी कि PPP परियोजनाओं के लिए अधिग्रहित भूमि के लिए कम से कम कितने प्रतिशत भूमि धारकों के पूर्व सहमति की आवश्यकता होती है? तो कम से कम जो है 70% भूमि धारकों की पूर्व सहमति की आवश्यकता होती है। तो 70% यानी ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण NFHS4 के अनुसार भारत में कुल प्रजनन दर कितनी है? तो NFHS4 के अनुसार भारत में प्रजनन दर जो है 2.2 है। तो 2.2 यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 49 का।
50 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक क्षेत्र जो है एक उदाहरण है प्राथमिक क्षेत्र का। तो इनमें से प्राथमिक क्षेत्र का उदाहरण जो है वो आपका दुग्धालय है। बाकी परिवहन तो आपका प्राथमिक क्षेत्र का उदाहरण नहीं है। बैंक जो है आपका टर्सरी सेक्टर का है, या फिर प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी का है आपका, या फिर क्वांटिटरी का भी ये उदाहरण है। सो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दुग्धालय जो है आपका प्राथमिक सेक्टर का उदाहरण है, प्राथमिक क्षेत्र का। 51 नंबर का प्रश्न क्या है, यदि किसी घन के आयतन और पृष्ठ क्षेत्रफल को निरूपित करने वाली संख्याएं समान हो तो उस घन के किनारे की लंबाई माप की इकाई में होगी। तो किनारे की लंबाई जो है माप की इकाई जो है 6 इकाई होगी। कितना? 6 इकाई होगी। तो 6 इकाई यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। देखिए, माना कि घन की भुजा x, उसका आयतन x3, उसका जो है संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 6 × x2, इसी प्रकार x = 6 यानी कि 6 इकाई हो। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 51 का। कोणीय संवेग की एसआई इकाई है, तो कोणीय संवेग का जो एसआई इकाई है वो है आपका kg m² सेकेंड। सो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोणीय संवेग का एसआई इकाई यही है। किस प्रकार से आया है वो आप देख लीजिए। सो ऑप्शन नंबर इसका सी, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 53 नंबर की श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं। तो श्वेत प्रकाश को जो है नली में हम वो तंतु को गर्म करके पैदा किया जाता है। सो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तंतु को गर्म करके श्वेत प्रकाश को नली में पैदा करते हैं। नेक्स्ट है 54 नंबर की केल्विन मान से मानव शरीर का समान तापमान है, तो है आपका 310। कितना? 310 केल्विन मान से मानव शरीर का समान तापमान। सो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा 54 नंबर के प्रश्न का। 55 नंबर का प्रश्न देखिए कि सीटी स्कैन करने में प्रयोग में लाई जाती है। तो सीटी स्कैन करने में जो प्रयोग में लाई जाती है उसका नाम है आपका एक्सरे। तो एक्सरे से जो है एक्स किरणें जो है इसका जो है सीटी स्कैन करने में प्रयोग में लाई जाती है। सो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा 55 का। 56 नंबर है कि निम्न को सुमेलित कीजिए। एक तरफ है आपके आविष्कारक और दूसरी तरफ है आविष्कार। तो पहला है जॉन गुटेनबर्ग। जॉन गुटेनबर्ग जो है किसके आविष्कार किए थे? वो प्रिंटिंग प्रेस का किए थे। तो एक आपका 2 हो जाएगा। डब्ल्यू के रोएंटजन वो आविष्कार किए थे एक्सरे का। सो आपका बी का 3। माइकल फैराडे वो किए थे डायनेमो का। सो आपका सी का 4। और लास्ट एलेक्जेंडर ग्राहम बेल जो कि टेलीफोन का। तो 2, 3, 4, 1। तो ए का 2, बी का 3, सी का 4 और डी का 1 ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। तो 56 का ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका सही मिलान है। नेक्स्ट है 57 नंबर का प्रश्न देखिए। 57 नंबर आपका देखिए, ये सभी आपका जो है पूरा आपका दिया हुआ विस्तार में। होमी भाभा पुरस्कार किस क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए दिया जाता है। तो होमी भाभा पुरस्कार जो है नाभिकीय ऊर्जा के क्षेत्र में दिया जाता है। नाभिकीय ऊर्जा के क्षेत्र में जो विशेष योगदान देते हैं उनको यह पुरस्कार दिया जाता है। सो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इनका जन्म जो है 1909 ईस्वी को हुआ था। होमी जहांगीर भाभा का जन्म 1935 में इलेक्ट्रॉन जो है पोट्रिजॉन स्कैटरिंग पर प्रकाशित एक पेपर को वैज्ञानिक समुदाय द्वारा बहुत सराहा गया और बाद में इस घटना का नाम बदलकर भाभा स्कैटरिंग कर दिया गया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है भारत में भारी जल बनाया जाता है। तो भारत में जो है भारी जल वो कहाँ बनाया जाता है? वो बनाया जाता है ट्राम्बे में। तो ट्राम्बे यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 58 नंबर के प्रश्न का ट्राम्बे में जो है भारी जल बनाया जाता है। 58 का 59 नंबर है सुमेलित कीजिए। सुमेल करना है आपका है जूल। जूल का जो है वो कार से संबंधित है, तो ए का 3 हो जाएगा। उसके बाद एम्पियर इसे जो है आपका धारा से। बी का 1 वाट जो है आपका सामर्थ्य से। सो 2 हो जाएगा। वोल्ट जो है आपका वो किससे है? तो वोल्ट है आपका विभवांतर से। सो डी का 4 हो जाएगा। और कैलोरी जो है उष्मा से, यानी कि ई का 5 हो जाएगा। 3, 1, 2, 4, 5। 3, 1, 2, 4, 5 आपका सही मिलान है ABCDE का। तो ऑप्शन नंबर ए इसका 59 का राइट आंसर है। सारी सभी देखिए आपका व्याख्या सहित उत्तर दिया हुआ है। तो आपको इसका PDF चाहिए तो जैसा कि आप सभी को बता दे रहे हैं कि टेलीग्राम का लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए और PDF को प्राप्त कर सकते हैं। समूचे ये PDF आपको मिल जाएंगे। तो निम्नलिखित संगठन पर विचार कीजिए और जो है परमाणु ऊर्जा विभाग के अंतर्गत आते हैं। तो कौन से संगठन आते हैं? परमाणु खनिज अनुसंधान एवं अन्वेषण निदेशालय, ये सही है। गुरुजल बोर्ड यानी कि हैवी वाटर बोर्ड, ये भी सही है।
भारतीय रेयर अर्थ लिमिटेड, इंडियन रेयर अर्थ लिमिटेड, ये भी सही है। और भारतीय यूरेनियम कॉर्पोरेशन, ये सभी जो परमाणु ऊर्जा विभाग के अंतर्गत आते हैं। सो 1, 2, 3 और 4, तो ऑप्शन नंबर डी में देखिए चारों दिया हुआ है। सो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है 60वां नंबर के प्रश्न का। 61 नंबर का प्रश्न देखिए क्या दिया हुआ है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कपड़े धोने के चूर्ण में अपमार्जक में सोडियम सल्फेट तथा सोडियम सिलिकेट इसलिए मिश्रित किए जाते हैं कि वो जो है आपका चूर्ण जो है शुष्क रहे और चूर्ण की छायता बनी रहे, इसलिए मिश्रित किए जाते हैं। सो आपका 1 और 2 दोनों सही आंसर होगा। सो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है 61 नंबर के प्रश्न का। नेक्स्ट है 62 नंबर की, जर्मन सिल्वर एक एलॉय है। तो जर्मन सिल्वर जो है आपका कॉपर का है, जिंक का है और निकेल का एलॉय है, जिसमें आपका जो है 60% जो है आपका तांबा, 20% निकेल और 20% जस्ता रहता है। सो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है कॉपर, जिंक और निकेल का एलॉय है जर्मन सिल्वर। सो 62 का सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 63 नंबर का प्रश्न कि जल में आसानी से घुलनशील है। तो जल में आसानी से कौन सा घुलनशील है? तो जल में आसानी से जो है वो अमोनिया घुल जाती है। तो अमोनिया यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका वाष्पन घनत्व कितना 8.5 है। तो 63 का सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 64 नंबर के, किस धातु से बनाई मिश्रित धातु को जो है हवाई जहाज तथा रेल के डिब्बे में पुर्जों के काम में लिया जाता है। तो किस धातु से बनाया मिश्रित धातु है? वो है आपका एल्युमिनियम से। तो एल्युमिनियम से लीडर के अनुसार जो है एल्युमिनियम की खपत जो है 27% परिवहन उद्योग में होता है, और एल्युमिनियम की जो है अद्वितीय गुण और विशेषताओं के कारण हवाई जहाज तथा रेल डिब्बों में इसका जो है काम में लिया जाता है। तो एल्युमिनियम यानी ऑप्शन नंबर सी इसका 64 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 65 है कि ताम्र संदूषण से बचने के लिए पीतल के बर्तन पर सामान्यतः किस धातु की परत चढ़ाई जाती है? तो वो जो है रांगे का यानी कि टीन का जो है परत चढ़ाया जाता है। तो रांगा या टीन इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि आपका कोरोजन यानी जंग से बचने के लिए। सूची 1 को सूची 2 से सही रूप से सुमेलित करें। एक तरफ है आपका जर्मन सिल्वर, जिसका संबंध जो होगा क्लोरीन से होगा, यानी कि जर्मन सिल्वर का जो है संबंध वो आपका हो जाएगा निकेल से, ए का 2 हो जाएगा। सोल्डर का जो है आपका टीन से, बी का 1 हो जाएगा। ब्लीचिंग पाउडर क्लोरीन यानी कि सी का 4 हो जाएगा। और लास्ट हाइपो बचा उसका सोडियम यानी कि डी का 3, 2143। तो 2143 जो है आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है 2143। सो आपका 66 का आपका ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 67 नंबर का प्रश्न देखते हैं क्या ये सभी आपका व्याख्या दिया हुआ है। तो व्याख्या आप PDF लेकर आराम से पढ़ सकते हैं। मोनाजाइट किसका अयस्क है? तो मोनाजाइट जो है वो आपका अयस्क है थोरियम का। किसका? थोरियम का। तो थोरियम ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। और थोरियम जो है आवर्त सारणी के एक्टिनाइड श्रेणी का प्रथम तत्व है, और थोरियम का खोज जो है 1828 ईस्वी में बार्जेलियस ने थोरियाइट ऑक्साइड में किया था। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा 67 नंबर के प्रश्न का। 68 नंबर का प्रश्न है कि कथन ए यानी कि असर्शन दिया हुआ है कि सोडियम धातु का संचयन केरोसिन में होता है, और रीजन यानी कि कारण आर दिया हुआ है कि धातु सोडियम वायु प्रभाव होने पर गल जाती है। तो कौन सा इसका स्टेटमेंट आपका सही वो आपको बताना है। तो आपका जो है आपका कथन एक तो सही है, लेकिन जो है आपका आर जो है आपका गलत दिया हुआ है। तो ए सही है परंतु आर गलत है। सो ऑप्शन नंबर सी इसका 68 का करेक्ट आंसर है। असर्शन के साथ जो है रीजन वो सही सुमेलित नहीं है। 69 नंबर है कि मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? तो मायोग्लोबिन में जो है लोहा धातु पाई जाती है। तो लोहा यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। देखिए मायोग्लोबिन जो है लगभग सभी स्तनधारी समानता एक कशेरुकी प्राणियों के पेशीय ऊतकों में पाए जाने वाला एक प्रोटीन है, और लौह इसका आवश्यक घटक है। तो मायोग्लोबिन में लोहा नामक धातु पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 70 नंबर के, परमाणुवीय नाभिक किसने खोजा था? तो ये जो नाभिक है वो रदरफोर्ड ने खोजा था, परमाणुवीय नाभिक। तो रदरफोर्ड ऑप्शन नंबर ए इसके है खोज करता है। ऑप्शन ए 70 का इसका राइट आंसर हो जाएगा। 71 है कि गाय के दूध में उपस्थित प्रोटीन है। तो गाय के दूध में जो प्रोटीन उपस्थित होता है वो होता है कैसीन। कैसीन ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर है। कैसीन जो है दूध और अन्य डेयरी उत्पादों में पाया जाने वाला एक प्रोटीन है। जब आपका शरीर गलती से कैसीन को आपको शरीर के लिए खतरा मानता है, ठीक है, तो
कैसीन एलर्जी तब होती है जब आपका शरीर गलती से कैसीन को आपको शरीर के लिए खतरा मानता है तब। तो ऑप्शन सी इसका कैसीन करेक्ट आंसर होगा। 72 के कौन सा दिन जो है डायबिटीज़ दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो डायबिटीज दिवस के दिन रूप में जो 14 नवंबर को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। तो 14 नवंबर यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है, डायबिटीज दिवस। नेक्स्ट है 73 नंबर का प्रश्न कि भारत में विकसित जो है प्रथम बौनी धान की किस्म थी। तो बौनी धान का किस्म का नाम क्या है? उसका नाम है जया। जया थी किस्म बौनी धान का प्रथम। यह जो है चावल अनुसंधान निदेशालय द्वारा विकसित किया गया था, जया। सो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 73 का। नेक्स्ट है 74 नंबर की बीजों के प्रकीर्णन और सेंसर विधि पाई जाती है। तो बीजों के प्रकीर्णन और सेंसर विधि जो है पोस्ता में पाई जाती है। किसमें? पोस्ते में। तो पोस्ता इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। पोस्ते में जो है आपका बीजों के प्रकीर्णन और सेंसर विधि दोनों पाई जाती है। नेक्स्ट है 75 नंबर का प्रश्न आपका कि लखनऊ के राष्ट्रीय विज्ञान संस्थानों में एक ऐसे संस्थान को पहचान के जो कि CSIR का संस्थान नहीं है। तो CSIR का संस्थान कौन सा नहीं है? वो है आपका 75 का, वो है आपका BSIP यानी बीरबल साइंस इंस्टीट्यूट ऑफ पोलियो बायोटोनी जो है आपका CSR का संस्थान नहीं है। सो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सभी जो है आपका जो है CSIR का संस्थान है, CIMP, BNRI और आपका जो है लास्ट जो है CDRI, ये तीनों संस्थान हैं। 76 नंबर है कि मेढक के कायांतरण में होता है, क्या होता है? मेढक के कायांतरण में जो छोटी आंत हो जाती है, आंत जो है छोटी हो जाती है, तो इस कारण ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। मेढक के कायांतरण में जो है आंत वह छोटी हो जाती है। नेक्स्ट है 76 के बाद 77 नंबर की निम्नलिखित में से कौन सा पादप जो है रेखा यानी तने से प्राप्त होता है? तो उस पादप का नाम है सनई। सनई जो है पादप रेखा जो है तने से प्राप्त होता है। सो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। सनई जो है एक प्रकार का पादप रेशा है जो उष्णकटिबंधीय एशियाई पौधों के तने से प्राप्त होता है। सनई क्या है? एक पौधा है, ठीक है, सनई एक पौधा है। फेरोमोन्स पाए जाते हैं। तो फेरोमोन्स जो है किस में पाए जाते हैं? फेरोमोन्स जो है वो कीटों में पाए जाते हैं, कीटों में, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। फेरोमोन एक गुप्त या उत्सर्जित रासायनिक कारक है जो एक ही प्रजाति के सदस्यों में सामाजिक प्रतिक्रिया को ट्रिगर करता है। सो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है, कीट में। 79 नंबर है कि उद्योगों में निम्नलिखित सूक्ष्म जीवों में से कौन सा एक प्रकार जो है सर्वाधिक व्यापक रूप से उपयोग में आता है? कौन सा एक प्रकार जो है वो सर्वाधिक व्यापक रूप से उपयोग में आता है? वो है जीवाणु, सूक्ष्म शैवाल और कवक, ये तीनों। सो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि उद्योगों में जो है व्यापक रूप से उपयोग में आता है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है 79 का। 80 नंबर है कि डॉक्टरों द्वारा मरीजों के उदर के अंदर का परीक्षण एंडोस्कोप द्वारा किया जाता है, जो निम्न में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो एंडोस्कोप जो है वो प्रकाश का सकल आंतरिक परिवर्तन सिद्धांत पर काम करता है। सो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, जो कि उदर के अंदर का परीक्षण किया जाता है एंडोस्कोप से। ये भी एक क्वेश्चन आपका यहाँ तैयार होता है। तो 80 का सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 81 है कि विश्व का एकमात्र ऐसा कौन सा देश है जो बाघों और शेरों को उनके प्राकृतिक आवास में रखता है? तो हमारा देश भारत है दोस्तों, जो कि बाघों और शेरों को उसका अपने प्राकृतिक आवास में रखता है, जो कि दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है। भारतीय शेर का प्राकृतिक आवास गुजरात का गिर जंगल है। बाघ जो है मध्य प्रदेश के जंगल, पश्चिम बंगाल के सुंदरवन और हिमालय क्षेत्र में पाए जाते हैं। सो ऑप्शन नंबर 20 का 81 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 82 नंबर का प्रश्न, देखिए क्या है। वायुमंडल में सबसे अधिक किस गैस का प्रतिशत है, यानी कि परसेंटेज जो है सबसे अधिक वायुमंडल में, वो है आपका नाइट्रोजन का। N2 का कितना है? 78%, 78.09% है। तो सबसे अधिक नाइट्रोजन यानी ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा 82 का। 83 है नीचे दिए गए कूट में से निम्नलिखित झीलों का जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से सही अवरोही क्रम में व्यवस्थित करें। अवरोही क्रम यानी कि घटते हुए क्रम में, तो सबसे बड़ा कौन सा होगा? सबसे बड़ा जो होगा आपका क्षेत्रफल की दृष्टि से वो होगा आपका सुपीरियर होगा, तो ये 1 नंबर पर आएगा। दूसरा विक्टोरिया आएगा, दूसरा विक्टोरिया, तीसरा जो है आपका बैकाल और लास्ट जो है ग्रेट बैरियर, ठीक है। तो 1 2 3 4, तो 1 पर कौन है? सुपीरियर यानी 4, 2 पर विक्टोरिया यानी 3, 3rd पर बैकाल यानी 2 और लास्ट ग्रेट बैरियर यानी 1। 4 3 2 1 जो है अवरोही क्रम में है, यानी कि घटते क्रम में। 4 3 2 1 ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है 83 का। 83 के बाद 84 देखिए क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है सही सुमेलित है? जो सही सुमेलित युग्म है आपका साइप्रस बगदाद जो है आपका
ये आपका गलत सुमेलित है। लेबनान बेरूत ये आपका सही सुमेलित है। टर्की अशखाबाद ये गलत सुमेलित है। यूक्रेन अकमोला ये भी गलत सुमेलित है। तो लेबनान का राजधानी बेरूत सही है। साइप्रस जो है वो निकोसिया की राजधानी, कहाँ का, निकोसिया का, इस कारण ये गलत है। अंकारा जो है वो टर्की की राजधानी है, तो अंकारा यहाँ होगा, ना कि अशखाबाद होगा। और लास्ट बच्चा जो यूक्रेन का राजधानी जो है क्यू है, क्या है, क्यू है। तो क्यू 84 का आपका जो है आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 84 का जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी। तो 84 का बी इसका करेक्ट आंसर है, लेबनान और बेरूत। नेक्स्ट है 85 नंबर के, उत्तराखंड की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति है। तो उत्तराखंड का सबसे बड़ी जो अनुसूचित जनजाति है उसका नाम है आपका थारू जनजाति। तो थारू यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। थारू जो है उत्तराखंड की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति है। 85 के बाद 86 नंबर का प्रश्न देखिए। इसका जो जनसंख्या वो 91,342 है 2011 के जनगणना के अनुसार। 86 नंबर का प्रश्न है आपका, झुमरी तिलैया यानी रेडियो पर गीतों की फरमाइश के लिए प्रसिद्ध किस राज्य में स्थित है। तो झुमरी तिलैया जो है आपका झारखंड राज्य में स्थित है। तो झारखंड यानी कि ऑप्शन नंबर इसका जो है बी करेक्ट आंसर है। झुमरी तिलैया भारत के पूर्वांचल में स्थित झारखंड प्रांत के कोडरमा जिले का एक छोटा लेकिन मशहूर कस्बा है। झुमरी तिलैया को झुमरी तिलैया के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ की आबादी कम से कम 70,000 है, ठीक है। इनमें से एक तिलैया स्कूल जो है सैनिक स्कूल भी है। सो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। 87 है कि निम्न में से कौन सा द्वीप भारतीय तटरेखा के सुदूरवर्ती द्वीप का श्रेणी में आता है। तो उस द्वीप का नाम है आपका मिनिकॉय द्वीप। तो मिनिकॉय यानी ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि भारतीय तटरेखा के सुदूरवर्ती द्वीप की श्रेणी में आता है। 87 के बाद 88 नंबर है कि भारतवर्ष के पश्चिम तटीय निम्नांकित शहरों पर विचार कीजिए और उत्तर से दक्षिण इन नगरों का सही क्रम क्या होगा। तो उत्तर में जो होगा वो, उत्तर में सबसे पहले कौन होगा, वो होगा आपका जंजीरा। उसके बाद दूसरे नंबर पर कौन आएगा, वो आएगा सिंधुदुर्ग। उसके बाद आपका तीसरे नंबर पर कन्नौज और लास्ट जो है नागरकोइल। तो आपका 1, 4, 2 और 3। तो ऑप्शन नंबर देखिए कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी में 1, 4, 2 और 3 दिया हुआ है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम में दिया हुआ है। नेक्स्ट है आपका छोटा नागपुर पठार का सर्वाधिक घना बसा जिला धनबाद क्यों है। तो धनबाद क्यों, क्योंकि उपजाऊ मिट्टी तथा दामोदर से निकाली गई नहरों द्वारा सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होती है, ये सही है। कोयला, लोहा, अवरक, तांबा इत्यादि पाया जाता है, ये भी सही है। खनन उद्योग का विकास तथा औद्योगिकरण है, ये भी सही है। इस कारण जो है छोटा नागपुर पठार का घना बसा जिला जो है धनबाद है। सो ए, बी और सी उपरोक्त सभी जो है कारण सही होगा। ऑप्शन नंबर डी 89 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 90 नंबर है कि नेलांग घाटी जो है वो किस राज्य में स्थित है। नेलांग घाटी जो है यूके यानी कि उत्तराखंड में स्थित है। सो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कि उत्तराखंड में स्थित है। 91 नंबर है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक जो है सही नहीं है, यानी कि कौन सा एक जो है वो फॉल्स है। तो पश्चिमी घाट जो है उत्तरी क्षेत्र में अपेक्षाकृत अधिक ऊंचाई पर है, तो ये गलत है दोस्तों, ये आपका फॉल्स स्टेटमेंट है। सो ए इसका राइट आंसर होगा, जो कि सही नहीं है। बाकी पश्चिम घाट में अन्नाईमुडी सबसे ऊंची चोटी है, यह सही है। ताप्ती नदी सतपुड़ा के दक्षिण में है, ये भी सही है। नर्मदा नदी तथा ताप्ती नदी घाटियाँ जो है पुरानी रिफ्ट घाटियाँ मानी जाती है, ये भी सही है। सो ए जो है आपका गलत है। सो ए इसका राइट आंसर होगा 91 का। 92 नंबर है कि भारत का अपने पड़ोसी देशों के मध्य जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा के विस्तार का आरोही क्रम है। तो सबसे ज़्यादा जो आरोही क्रम है वो है आपका पहले नेपाल, फिर पाकिस्तान, फिर चीन और बांग्लादेश है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आरोही क्रम में सबसे कम, उसके बाद उससे ज़्यादा पाकिस्तान, उससे ज़्यादा चीन और लास्ट में जो है बांग्लादेश के साथ जो है भारत का सीमा सबसे ज़्यादा जो है बांग्लादेश के साथ साझा करती है भारत। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा 92 का। 93 नंबर का प्रश्न देखिए, भारतवर्ष में लगभग कितने गांव हैं। तो भारतवर्ष में लगभग जो है इनमें से कोई नहीं होगा। भारतवर्ष में जो गाँव की संख्या है लगभग 6 लाख है, 40,932 है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि इसमें 6,40,000 नहीं दिया हुआ है। यह है वर्ष 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ा के अनुसार है, ठीक। तो ऑप्शन नंबर इसका जो है आपका डी राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। 94 नंबर है सही जोड़ी का मिलान कीजिए। सही जोड़ी कौन सा है, सही युग्म का चयन करना है। तो महान हिमालय जो है हिमाद्री में, ये सही है। मध्य हिमालय शिवालिक, ये गलत है। और दक्षिण हिमालय हिमाचल, ये भी आपका गलत है। मध्य हिमालय या हिमाचल हिमाद्री के दक्षिण में स्थित है, यहाँ कई लोकप्रिय हिल स्टेशन स्थित है। शिवालिक जो है सबसे दक्षिण श्रेणी है,
ठीक है। सो आपका जो ए इसका सही मिलान है तो केवल एक यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। ये सभी जो है आपका व्याख्या दिया हुआ है कि हिमालय का अर्थ है हिमजोरालय यानी बर्फ का निवास है। 95 नंबर है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा सही कथन है वो आपको बताना है, कौन सा स्टेटमेंट सही है। पठार खनिज भंडार में समृद्ध होते हैं, ये सही है। लावा पठार कृषि के लिए अच्छे होते हैं, ये भी सही है। छोटा नागपुर पठार में लोहे, कोयले और मैग्नीज के विशाल भंडार पाए जाते हैं, ये भी स्टेटमेंट सही है। तो 1, 2 और 3 तीनों स्टेटमेंट सही है। सो केवल 1, 2, 3 ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है उसके बाद आपका कौन सा प्रश्न, 96 नंबर का प्रश्न देखिए क्या है। 96 नंबर है कि किस देश में विश्व बैंक विकास समिति की 108वीं बैठक संपन्न हुई है। 108वीं बैठक जो है वो मोरक्को में संपन्न हुई। कहाँ? मोरक्को में 2023 में 15 अक्टूबर 2023 को संपन्न हुआ था। सो ऑप्शन नंबर डी इसका 96 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 97 नंबर की प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस कब मनाया जाता है। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस ये जो है प्रतिवर्ष 13 अक्टूबर को मनाया जाता है। 13 अक्टूबर यानी ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। और इसका शुरुआत जो है 1989 में संयुक्त राष्ट्र महासभा की घोषणा के साथ हुआ था। और इस दिवस का थीम जो है 2023 में वो था लचीले भविष्य के लिए असमानता से लड़ना। सो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है 97 नंबर के प्रश्न का। 98 नंबर है, किसने विश्व कप में सर्वाधिक शतकों का रिकॉर्ड जो है तोड़कर इतिहास रचा है। तो शतकों का जो रिकॉर्ड तोड़कर वो इतिहास रचे हैं वो रचे कौन है दोस्तों, तो वो हैं आपके जो हैं आपके रोहित शर्मा रचे हैं। रोहित शर्मा ने कुल 19 मैच में 7 शतक लगाए हैं। इससे पहले जो है तेंदुलकर जो है 45 मैच में 6 शतक बनाए थे। सो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा रोहित शर्मा। नेक्स्ट है आपका 98 के बाद 99 नंबर का प्रश्न कि भारत का जो है ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में कौन सा स्थान रहा है। तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स यानी कि भूखे वाला में इसमें जो है आपका 111वां स्थान रहा है। तो 111 जो है आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। 125 देश में 111वां स्थान रहा है और 2022 में 121 में जो है 107वां स्थान था भारत का। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा 99 का। 100वां है कि किस भाषा की जो है लेखक श्रीमती शिव शंकरी को जो है सरस्वती सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया है। तो सरस्वती सम्मान 2022 जो है वो मिला है किस भाषा की लेखिका को, वह है तमिल भाषा के लेखक जो है श्रीमती शिव शंकरी। सो तमिल यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 100वां नंबर के प्रश्न का। सेट नंबर 2 का आपका 100वां प्रश्न खत्म हुआ। चलिए 101वां प्रश्न है कि किस भारतीय को लॉरियस स्पोर्ट्स का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। तो लॉरियस स्पोर्ट्स का ब्रांड एम्बेसडर जो है नीरज चोपड़ा को बनाया गया है। तो नीरज चोपड़ा यानी ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और नीरज चोपड़ा ने जो है सर्वप्रथम 7 अगस्त को टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता था, जिसके लिए लॉरिस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड में ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर पुरस्कार के लिए फाइनलिस्ट के रूप में मान्यता दिया गया है। और नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक में ओलंपिक और विश्व चैंपियन में स्वर्ण पदक जीता है। और 7 अगस्त को जो है विश्व भाला फेंक दिवस हर साल मनाया जाता है। ठीक, 101 के बाद 102 नंबर है आपका प्रतिवर्ष गांधी जयंती कब मनाई जाती है। लीजिए बताइए, फटाफट कमेंट में आंसर दीजिए दोस्तों। हम लोग सभी जानते हैं 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाई जाती है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। और 2 अक्टूबर को ही लाल बहादुर शास्त्री जी की भी जयंती मनाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर है 2 अक्टूबर। नेक्स्ट है 102 के बाद 103 नंबर का प्रश्न कि किस शहर में आयोजित जो है 54वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में माइकल डगलस को सत्यजीत रे एक्सीलेंस इन फिल्म लाइफ टाइम पुरस्कार मिलेगा। तो मिलेगा वो गोवा में आयोजित होगा वहाँ पे। तो गोवा यानी ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका 103 का। 104 है कि भारत का वैश्विक पेंशन सूचकांक 2023 में कौन सा स्थान रहा है। तो इसमें जो है भारत का 45वां स्थान रहा है, 45वां यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 105वां, किस राज्य के साहिबाबाद स्टेशन पर भारत की प्रथम क्षेत्रीय रैपिड रेल यानी रैपिड एक्स का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया है। तो वह यूपी में उद्घाटन किया, कहाँ? साहिबाबाद यूपी में नरेंद्र मोदी जी के द्वारा रैपिड एक्स का उद्घाटन हुआ है। सो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा यूपी। नेक्स्ट है 106 विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व प्रवासी पक्षी दिवस जो है हर साल जो है 12 अक्टूबर को मनाया जाता है। 12 अक्टूबर यानी ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। और इसका जो थीम था 2023 का वाटर सस्टेनिंग बर्ड लाइफ है। सो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है 106 का।
नेक्स्ट है 107 नंबर की किस देश के कुमार संगकारा विश्व क्रिकेट समिति के नए अध्यक्ष बने हैं। तो किस देश के हैं कुमार संगकारा, वो है उनका संबंध जो है श्रीलंका से है, तो श्रीलंका यानी ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और कुमार संगकारा ने मैरीलेबन क्रिकेट क्लब के अध्यक्ष के रूप में भी वर्ष 2011-21 में कार्य किया है और विश्व क्रिकेट समिति के नए अध्यक्ष के रूप में मैरीलेबन क्रिकेट क्लब ने घोषित किया है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 108 है किस देश के साथ भारत से 40 वर्ष बाद जो है नौका सेवा प्रारंभ हुआ है। किस देश के साथ, तो वह है श्रीलंका के साथ जो है 40 वर्ष के बाद जो है नौका सेवा प्रारंभ हुआ है भारत का। सो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 108 का। 109 नंबर है किस सेना ने पूरी तट पर सागर कवच स्थापित किया है, अभ्यास किया है। किस सेना ने पूरी तट पर, तो पूरी तट पर वो है आपका भारतीय नौसेना ने। तो भारतीय नौसेना यानी ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि पूरी तट पर जो है सागर कवच अभ्यास किया है। 110 नंबर है किस दिन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की 92वीं जयंती वर्ष 2023 में मनाई गई। तो 92वीं जयंती जो मनाया गया वो 15 अक्टूबर को, ठीक है, 15 अक्टूबर। सो ऑप्शन नंबर इसका जो है डी राइट आंसर हो जाएगा 15 अक्टूबर को। 110 के बाद चलिए 111 नंबर का प्रश्न क्या है, वह कौन सा ISO प्रमाणित पहली महिला जो है केंद्रीय पुलिस थाना बना। ISO प्रमाणित पहला महिला केंद्रीय पुलिस थाना वो बना है भोपाल में, ठीक है, भोपाल। सो ऑप्शन नंबर इसका जो है बी करेक्ट आंसर हो जाएगा भोपाल। नेक्स्ट है किस शहर में ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया शिखर सम्मेलन का तीसरा संस्करण संपन्न हुआ। तो हुआ मुंबई शहर में जो है इसका तीसरा संस्करण संपन्न हुआ है, किसका, ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया शिखर सम्मेलन का तीसरा संस्करण। सो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 113 नंबर है कि किस राज्य में स्पेस ऑन व्हील्स कार्यक्रम का आयोजन इसरो तथा विज्ञान भारती द्वारा किया गया है। तो किस राज्य में किया गया है इसका आयोजन, यह किया गया है अरुणाचल प्रदेश में जो है स्पेस ऑन व्हील्स कार्यक्रम का आयोजन इसरो और विज्ञान भारतीय द्वारा किया गया है। सो ऑप्शन सी इसका अरुणाचल प्रदेश राइट आंसर होगा। 114 है आपका कि किस देश में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के स्टैचू ऑफ इक्विलिटी का अनावरण हुआ है। वो बताइए किस देश में अनावरण हुआ है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका USA में अनावरण हुआ है। तो USA यानी ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा USA। 115 नंबर का प्रश्न है कि किस देश के साथ भारत का जो है प्रथम 2+2 वार्ता हुई है। तो भारत का जो है ब्रिटेन देश के साथ जो है 2+2 वार्ता हुई है। सो ऑप्शन नंबर ब्रिटेन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 115 का। 116 नंबर है किसने भारत को बर्ड फ्लू मुक्त घोषित किया है। तो बर्ड फ्लू मुक्त जो है घोषित किया हुआ है WOAH ने मुक्त किया है। तो WOH यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन ने, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह है आपका वर्ल्ड हेल्थ जो है, ठीक है, WOH विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन। नेक्स्ट है 117 इनकी आत्मकथा है द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ जो युवराज सिंह की आत्मकथा है, तो युवराज सिंह यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। 118 है छऊ बिहार के अतिरिक्त इस राज्य का भी लोक नृत्य है। तो बिहार के अतिरिक्त जो है वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल का भी लोक नृत्य है छऊ। तो छऊ यानी ऑप्शन नंबर ए 118 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 119 की इनका जेल का कमरा एक पर्यटक स्थल है। तो किनका जेल का कमरा पर्यटक स्थल है, वो है VD सावरकर का जो है जेल का कमरा जो है पर्यटक स्थल, जो कि अंडमान निकोबार के पोर्ट ब्लेयर में स्थित है। प्रसिद्ध जो है सिल्वर जेल में रखा गया था VD सावरकर को। सो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 120 है कि इस लेखक या लेखिका का जन्म बिहार में हुआ था। तो किनका जन्म हुआ था, वो था फणेश्वर नाथ नेहरू का जन्म जो है मार्च 1921 के बिहार के पूर्णिया जिले के छोटे गांव औरोही हिंगना में हुआ था। तो फणेश्वर नाथ रेणु इसका ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। वो हिंदी भाषा के साहित्यकार थे फणेश्वर नाथ रेणु। नेक्स्ट है 121 नंबर की जनसंख्या की दृष्टि से 4 बड़े राज्यों में से नहीं है। तो 4 बड़े राज्य जो हैं आपके जनसंख्या की दृष्टि से बिहार, महाराष्ट्र और यूपी हैं, लेकिन तमिलनाडु नहीं है। फर्स्ट रैंक पर आपका कौन सा है दोस्तों जनसंख्या की दृष्टि से, वो है आपका फर्स्ट पर यूपी है, दूसरा पर आपका महाराष्ट्र है, तीसरा पर बिहार है, चौथा पर पश्चिम बंगाल और पाँचवा पर मध्य प्रदेश है, ठीक है, और छठा पर जो है आपका तमिलनाडु है। सो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, जो कि 4 बड़े राज्यों में तमिलनाडु नहीं है। 122 नंबर है कि इसका प्रतिवर्ष की जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है। तो प्रतिवर्ष जनसंख्या घनत्व जो है वो आपका बिहार का सर्वाधिक है। तो बिहार यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बिहार।
नेक्स्ट है अपना 122 के बाद 123 नंबर का प्रश्न देखिए। 1106 जो है आपका जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक बिहार का है, उसके बाद पश्चिम बंगाल, उसके बाद केरल, उसके बाद यूपी, उसके बाद हरियाणा, और न्यूनतम में सबसे फर्स्ट जो है अरुणाचल, उसके बाद मिजोरम, फिर सिक्किम, फिर मणिपुर, फिर नागालैंड है। कर्क रेखा इस राज्य के मध्य से नहीं गुजरती है, तो झारखंड से गुजरती है, छत्तीसगढ़ से, त्रिपुरा से, लेकिन बिहार से जो है कर्क रेखा नहीं गुजरती है। सो ऑप्शन ए 123 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 124 देखिए, जो कर्क रेखा है वो 8 राज्यों से गुजरती है। कौन कौन सा है? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। इसमें बिहार आपका नहीं है, सो बिहार इसका करेक्ट आंसर था। 124 है कि बिहार किस भाग में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है? तो उत्तरी जो है, उत्तरी बिहार में जो है सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है बिहार के उत्तरी भाग में। तो उत्तरी यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। उत्तरी भाग में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है। 2011 के अनुसार जो है बिहार की जनसंख्या था 1106 था, जो कि भारत में सबसे ज़्यादा है। बिहार में कितने ज़िले हैं? तो बिहार में हम लोग सभी जानते हैं बिहार में टोटल 38 ज़िले हैं और 9 प्रमंडल हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 125 का। 126 है कि चंपारण सत्याग्रह का आरंभ कब हुआ था? तो इसका आरंभ जो है 1917 ईस्वी में गांधी जी के नेतृत्व में चंपारण जिले में किया गया था। यह किसानों से जुड़ा हुआ आंदोलन था। सो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चंपारण सत्याग्रह का जो आरंभ 1917 ईस्वी में हुआ। नेक्स्ट है कि बिहार विधान परिषद की पहली बैठक किस वर्ष बुलाई गई थी? तो यह बुलाया गया था 1913 ईस्वी में बिहार विधान परिषद की पहली बैठक। सो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है 127 नंबर के प्रश्न का। 128 नंबर का प्रश्न है कि बिहार से रश्मि कुमारी एक है। तो बिहार से रश्मि कुमारी एक जो है कैरम चैंपियन है, तो कैरम चैंपियन है और यहाँ ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। वो सबसे कुशल महिला कैरम खिलाड़ी है। रश्मि कुमारी 2 बार विश्व कैरम चैंपियन रह चुकी है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 129 नंबर के बिहार सरकार को डिजिटल इंडिया अवार्ड 2020 किस लिए दिया गया था? तो यह जो है कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान बिहार के बाहर फंसे लोगों की सेवाएं प्रदान करने के लिए डिजिटल इंडिया अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया था बिहार सरकार को। सो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए कितने सीटें आरक्षित हैं? तो इसके लिए जो है आपका 38 सीटें आरक्षित हैं, तो 38 यानी ऑप्शन नंबर ए इसका 130 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 131 है कि बिहार में कृषि आधारित उद्योगों में किस खाद्य उद्योग का प्रभुत्व है? तो सबसे ज़्यादा जो है अनाज आधारित खाद्य उद्योगों का प्रभुत्व है, तो यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 131 का। 132 नंबर का प्रश्न है कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 21-22 के अनुसार 2020-21 में बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद यानी GSDP के वृद्धि दर कितनी प्रतिशत रही? तो वो रही है 2.5% जो है GSDP दर रही है वृद्धि दर। सो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है 2.5%। 132 का 133 नंबर है कि केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा 24 नवंबर 2021 को प्रकाशित राष्ट्रीय परिवार सर्वेक्षण 5 के अनुसार बिहार के लिंग अनुपात में काफ़ी अच्छा सुधार हुआ है। यह 2015-16 में कितना से बढ़कर 2020-21 में कितना हो गया है? तो यह जो है आपका 1062 से बढ़कर जो है 1090 हो गया है, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर 1062 से बढ़कर 1090 हो गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 133 का। 134 नंबर का प्रश्न देखिए, खुदीराम बोस ने किस स्थान पर किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया था? तो उस स्थान का नाम है मुजफ्फरपुर। कहाँ? मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास की कोशिश किया था, वो है आपका 30 अप्रैल 1908 ईस्वी का। सो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। खुदीराम बोस द्वारा मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया गया था। आज़ाद दस्ता बिहार में किस आंदोलन के दौरान सक्रिय हुआ? तो यह जो है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो है आज़ाद दस्ता सक्रिय हुआ था बिहार में। सो ऑप्शन नंबर डी 135 का करेक्ट आंसर है। और जयप्रकाश नारायण ने इसकी स्थापना नेपाल के तराई के जंगलों में रहकर किया था। 136 है कि 1946 ईस्वी में गठित अंतरिम सरकार के मंत्रिमंडल में श्रम विभाग किसे सौंपा गया था? तो श्रम विभाग जो है जगजीवन राम को सौंपा गया था। तो जगजीवन राम यानी ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा 136 नंबर का जगजीवन राम। नेक्स्ट है 137 नंबर की दिए गए बंटन का बहुलक ज्ञात कीजिए। चलिए मैथ से रिलेटेड प्रश्न आ गया और रीजनिंग से। इसका जो है आपका PDF में आपका इसका व्याख्या सहित दिया हुआ होगा, तो आप इसका PDF को आराम से पढ़िएगा व्याख्या सहित। तो आपका जो है वर्ग अंतराल और आपका बारंबारता दिया हुआ है। तो इसका जो है आपका दिए गए बंटन का जो बहुलक होगा वो होगा 28.33 होगा। तो 28.33 यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। और इसका देखिए ये आपका दिया हुआ है व्याख्या, तो व्याख्या दिया हुआ है, तो आप इसको आराम से पढ़िएगा,
कि किस प्रकार से जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो अब नेक्स्ट है 138 के बाद 139 नंबर। यदि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर 1/29 है तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बाई साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का मान निकाले। तो इसका मान जो है 1/141 होगा। तो 1/141 यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। तो इसका PDF आपको अगर चाहिए तो आप टेलीग्राम का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप PDF इसका प्राप्त कर सकते हैं और सभी क्वेश्चन को है आराम से आप बना भी सकते हैं। तो देखिए 140 से लेकर ये सभी जो है आपको PDF जो है आपको उपलब्ध हो जाएगा। डिस्क्रिप्शन में आप जाइए, ज्वाइन कीजिए आप हमारे टेलीग्राम के लिंक को, और आपको सभी जो है आपको वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए आपका हो गया, आपका वीडियो का ये PDF 150 प्रश्न जो है आपका समाप्त हुआ। तो हम लोग फिर नेक्स्ट सेट नंबर 3 में लेकर मिलते हैं दोस्तों। लेकिन हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद दोस्तों, थैंक्स दोस्तों। फिर हम लोग नेक्स्ट है आपका सेट नंबर 3 के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।